ईरान ने पहले की शर्तों में किया है बदलाव। क्या है वो बदलाव? हॉर्मुज खोलने पर ईरान बातचीत पर तैयार हो गया है। अमेरिकी नाकेबंदी में ढील देने का भी इसमें प्रस्ताव है। आपको बता दें कि इसमें बदलाव किए गए हैं। जो पहले शर्तें थी, चेंजेस के बाद ये शर्तें भेजी गई। ईरान की शर्तों में मिसाइल कार्यक्रम का जिक्र नहीं है। मिसाइल कार्यक्रम का जिक्र नहीं है। प्रॉक्सीज को लेकर भी पहले अमेरिका इजरायल की चिंता थी, और सबसे बड़ी शर्त न्यूक्लियर शक्ति हासिल ना करे, यही अमेरिका की शर्त थी। क्या नए प्रस्ताव में अमेरिका की आशंकाओं को एड्रेस किया गया है, यह भी एक सवाल है। तो देखिए, ईरान ने बदल दिया प्रस्ताव। क्या अब खत्म होगा तनाव? सवाल तो यही है। सबसे पहले देखिए मुद्दा क्या है। मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट, इसे शामिल करने की बात कही गई। ईरानी प्रस्ताव में क्या कहा गया कि नाकेबंदी में अमेरिका ढील दे। अमेरिका ने जो ब्लॉकेट किया है उसमें अमेरिका ढील दे, यह नए प्रस्ताव में ईरान ने जिक्र किया है हॉर्मुज के मुद्दे पर। वहीं आगे यह कहा कि हॉर्मुज खोलने पर बातचीत शुरू हो, यानी कि हॉर्मुज को कैसे ओपन किया जाए, इसके लिए भी अमेरिका बातचीत करे। बदलाव क्या हुआ है? बातचीत शुरू होने से पहले नाकेबंदी हटाने की मांग की गई थी, और अब हॉर्मुज पर कब्जे का दावा छोड़ बातचीत के लिए ईरान तैयार है। यानी कि हॉर्मुज पर कब्जा नहीं हटाए तब भी बातचीत शुरू की जा सकती है हॉर्मुज को लेकर। अब दूसरे मुद्दे की बात करते हैं, परमाणु कार्यक्रम। ईरान का प्रस्ताव क्या है? परमाणु कार्यक्रम पर बाद में चर्चा हो, यानी कि इसे लिस्ट में वो पीछे रखना चाहता है। इसमें बदलाव क्या हुआ है? पहले मुद्दों में ही शामिल नहीं किया था, लेकिन अब इसका जिक्र किया जा रहा है। 5 साल तक टालने का प्रस्ताव ईरान की तरफ से दिया गया है। एक चेंज यहां पर बड़ा दिखाई दे रहा है कि ईरान इस पर बातचीत करने के लिए स्पेस बना रहा है, और प्रस्ताव में मिसाइल कार्यक्रम का जिक्र नहीं है। मिसाइल कार्यक्रम को लेकर इजरायल ने भी अपनी चिंताएं जाहिर की थी। खामियाजा अमेरिका ने भी भुगता है इसका। सहमति बनने पर पाकिस्तान में बातचीत हो, यह भी ईरान की तरफ से कहा गया है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, कुछ बातें आई तो जरूर हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि वो लिस्ट में पीछे हैं। क्या कोई भरोसा ईरान देने की कोशिश कर रहा था अमेरिका को बदले गए प्रस्ताव में भी कि हां, हम शुरू कर सकते हैं बातचीत, अपनी शर्तों में थोड़ी ढील दे सकते हैं, लेकिन अभी भी लगता है अमेरिका इससे कन्विंस नहीं है? बिल्कुल रवि, देखिए, पहली बात तो यह है कि दोनों पक्षों के बीच में भारी अविश्वास है, और इसी वजह से किसी भी कीमत पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए जो एक वातावरण तैयार किया जा सकता है वो नहीं बन पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हो ये रहा है कि जब ईरान की तरफ से अगर कुछ प्रस्ताव दिए भी जा रहे हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप को वो पसंद नहीं आ रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका चाहता है कि सबसे पहले आप परमाणु कार्यक्रम पर बात करें। अमेरिका और इजराइल दोनों का यह मानना है कि अगर किसी भी कीमत पर ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम रहता है, चाहे वो जिस भी रूप में हो, मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप तो उसे न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं, तो लेकिन अगर वो सो कॉल्ड न्यूक्लियर डस्ट भी है तो भी किसी भी कीमत पर सबसे पहले उस पर बातचीत हो और उसे ईरान से हटाया जाए। जबकि ईरान चाहता है कि इस मुद्दे पर हम बातचीत बाद में करेंगे, पहले दूसरे मसले खास करके हॉर्मुज को लेकर बात करें। तो बात यहीं पर पेच फंसा हुआ है कि चूंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान अभी बातचीत करने को तैयार नहीं है, तो ट्रंप इस बात से बहुत चिढ़े हुए हैं, और इसीलिए ट्रंप कहते हैं कि मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि उन्हें लगता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा किसी भी तरह की कोई भी बातचीत अमेरिका में ट्रंप की हार ही मानी जाएगी, और यही वजह है कि ये बातचीत जहां पर है वहीं अटकी हुई है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ईरान की तरफ से भी जो प्रपोजल है वो बार बार यही दिखता है कि नई बोतल में पुरानी शराब जो है सो पेश की जा रही है। बार बार उसी प्रपोजल को घुमा फिरा कर भेजा जा रहा है, और इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईरान नेगोशिएशन के मामले में दुनिया में शायद उन चुनिंदा मुल्कों में से है जो नेगोशिएशन में माहिर माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि इस नेगोशिएशन की कोशिश का नतीजा क्या होगा। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक नया पोस्ट आया है। क्या है इस पोस्ट में वो आपको बता दें। ट्रुथ सोशल पर वाइल्ड कार्ड वाली तस्वीर पोस्ट की है उन्होंने, और पोस्ट पर लिखा है, मेरे पास हर तरह के कार्ड है। नई डील पर सहमति न बनने के बाद यह पोस्ट किया है। डील में परमाणु कार्यक्रम न होने से ट्रंप बेहद खफा है। और देखिए, ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा ईरान, ये एक बार फिर से दोहराया गया है ट्रंप की तरफ से। परमाणु हथियार बनाने की जिद छोड़नी होगी ईरान को। ईरान के पास परमाणु हथियार होना खतरनाक है। ईरान के पास परमाणु हथियार
होना दुनिया के लिए खतरा है, ये ट्रंप ने कहा। लेकिन देखिए, ईरान का एटमी मिशन है और उसको लेकर टेंशन यूएस इजराइल की है। लगातार ये बात सामने आई है बयानों से जो अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। खबर क्या है? ईरान के नए प्रस्ताव में फिर परमाणु कार्यक्रम नहीं है, कम से कम उस प्रायोरिटी में तो बिल्कुल नहीं है। नए ईरानी प्रस्ताव में संवर्धित यूरेनियम का जिक्र नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सबसे नए प्रस्ताव पर भड़क गए हैं। यूएस चाहता है 20 साल तक एटॉमिक कार्यक्रम को रोका जाए। ईरान चाहता है कि पहले नाकेबंदी हटे, परमाणु पर बाद में बात हो, और यहीं पे मामला अटक जाता है, यहीं पे मामला बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। नई डील पर क्या ट्रंप ने कहा है? मैं पागलों के पास परमाणु बम नहीं रहने दूंगा। बिना मिशन पूरा किए हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें जो चाहिए वो डील ईरान नहीं कर रहा है। परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने की उम्मीद छोड़ दे ईरान। ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाने की प्रतिज्ञा करे, ये ट्रंप कह रहे हैं। तो यानी कि अभी भी टू द पॉइंट ट्रंप बात कर रहे हैं, कम से कम न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। मनीष, क्या ये ना समझा जाए कि कम से कम ट्रंप के बयानों में इतनी क्लैरिटी तो है कि जो न्यूक्लियर पावर है या एटॉमिक वेपन को अक्वायर करने की ईरान की मंशा रही है, उसको वो डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे। इतनी स्पष्टता तो कम से कम कह सकते हैं कि ट्रंप के हर बयान में दिखाई दे रही है। देखिए, ये बात तो सही है, और ये केवल ट्रंप का ही नहीं बल्कि अमेरिका का, और बल्कि आप देखिए कि इस मसले पर लगभग यूरोपीय यूनियन के भी लीडर्स का यही राय था कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ये अलग बात है कि ये सवाल भी बाकी दुनिया के सामने उठता है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो ईरान के पास क्यों नहीं होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड आप देख लीजिए तो ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का है। लेकिन वहां तो ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं होती, वो बड़े आराम से जनरल मुनीर को या फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को गले लगाते हुए फिरते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल बाकी दुनिया से उठ रहा है कि फिर ईरान के पास क्यों नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, ईरान की अपनी दलील है। ईरान का कहना है कि हम एक पहली बात तो है कि ईरान का ये कहना है कि हमारे पास परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो अधिकार है उसे हम जारी करेंगे। और दूसरी बात है कि वो ये देखता है कि अभी तक इतिहास में अमेरिका ने क्या किया। वो अमेरिका ने इराक के साथ क्या किया, सीरिया के साथ क्या किया, अफगानिस्तान के साथ क्या किया, लीबिया के साथ क्या किया। तो ईरान को पता है। सोचिए, आज अगर ईरान के पास ड्रोन नहीं होता, आज अगर ईरान के पास मिसाइल नहीं होते तो क्या ईरान बच पाता? बिल्कुल नहीं बच पाता। तो ईरान को बचे रहने के लिए परमाणु हथियार चाहिए, लेकिन अमेरिका को किसी भी कीमत पर ईरान के पास परमाणु बम नहीं चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से उससे इजराइल पर या फिर मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्कों पर खतरा है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि इन देशों पर खतरा है, क्या उन देशों का भी दबाव ट्रंप पे है? मतलब अरब समेत मिडिल ईस्ट के देश हो, इजराइल का दबाव हो, पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल, क्या इनका भी प्रेशर बहुत होगा अमेरिका पर कि ईरान को रोका जाए? मुझे लगता है कि सबसे अधिक इस वक्त अमेरिका पर दबाव सऊदी अरब और यूएई जैसे मुल्कों का है, जो चाहते हैं कि अमेरिका की अगुवाई में और इजराइल के को पायलट के भूमिका में ईरान के ताकत को खत्म किया जाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ईरान के पास कितनी बड़ी ताकत है कि ईरान आराम से न केवल इजराइल में बल्कि मिडिल ईस्ट के किसी भी मुल्क के किसी भी कोने में किसी भी जगह को टारगेट कर सकता है। और बल्कि 2 दिन पहले मैं एक सऊदी अरब के जो रॉयल फैमिली के सलाहकार हैं उनमें से एक से बात कर रहा था, और उन्होंने कहा कि अब हमारी नजर में ईरान जो है वो हमारे लिए एक नॉर्थ कोरिया है, वो गल्फ का नॉर्थ कोरिया। ठीक है, बहुत वैलिड पॉइंट है अपने आप में अगर देखा जाए इस पूरे एनालिसिस में। और ऐसे में जब उन्होंने मिसाइल की ताकत देखी है, अभी हाल फिलहाल में वो टेस्ट लिया है, ऐसे में न्यूक्लियर वेपन का होना ईरान के पास इनके लिए और बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। ट्रंप ने ईरान को फिर दिए धमकी। ट्रंप ने समझौते के लिए दिए 2 विकल्प। क्या है वो विकल्प? समझौता करो या तबाही के लिए तैयार रहो। ये है विकल्प ट्रंप का ईरान के लिए। हमेशा के लिए खत्म करने का विकल्प, ये भी ट्रंप ने कहा है ईरान को लेकर। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, जब ईरान ट्रंप को लेकर बड़े बड़े बयान देते हैं। एक बार फिर से ऐसी ही धमकी ट्रंप की तरफ से आई है। 5 नई और बड़ी धमकियां क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली धमकी देखिए क्या है, ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, ये कह रहे हैं ट्रंप। अब दूसरी धमकी में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पागलों के पास परमाणु बम नहीं होने देंगे। तीसरी धमकी,
बड़ा तूफान आ रहा है, कोई नहीं रोक पाएगा। चौथी धमकी, नाकेबंदी से ईरान की पाइपलाइनें फट जाएंगी। और पांचवी धमकी, ईरान ने समझौता नहीं किया तो सर्वनाश तय है। हालांकि ये पहली बार नहीं है इस तरह के बयानों के जरिए ट्रंप धमकाते ईरान को नजर आ रहे हो, लेकिन एक बार फिर से एक न्यू सीरीज ऑफ थ्रेट्स ट्रंप की तरफ से ईरान को दी जा रही है। और देखिए, इमरजेंसी रूम में पहुंचे पेजेश्कियान, बड़ी खबर आ रही है, तेहरान में पेजेश्कियान का अचानक दौरा, प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति। और अमेरिका से तनाव के बीच पेजेश्कियान के इमरजेंसी रूम में जाने को लेकर तमाम अटकलें लग रही हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर जो सबसे ज्यादा तनाव बना हुआ है वह है परमाणु कार्यक्रम। आपको बताते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पूरी टाइमलाइन क्या है। तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिसकी बात सबसे ज्यादा हो रही है अमेरिका की तरफ से भी, जंग से संधि से जंग तक की ये पूरी टाइमलाइन हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जुलाई 1968 ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर ली, यानी कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक्सपेंशन नहीं करेगा। अब सितंबर 2015 की तारीख आती है। 6 महाशक्तियों के साथ JCPOA पर हस्ताक्षर ईरान ने किए, एक समझौता किया और यह एग्रीमेंट बना। फिर मई 2018 ट्रंप JCPOA से अलग हो जाते हैं, यानी कि जो हस्ताक्षर किए गए जो समझौता बना उससे खुद को अलग करते हैं। ईरान ने फिर से संवर्धन शुरू कर दिया इसी समय के बाद से, यानी कि मई 2018 के बाद से। अब जनवरी 2020 की बात करें तो सुलेमानी की मौत के बाद परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू किया गया। सुलेमानी की मौत आप सभी को याद होगा, उससे तनाव कितना बढ़ गया था ईरान और अमेरिका के बीच में। जून 2025, कोई कैसे भूल सकता है, ईरान के परमाणु केंद्रों पर 14 बंकर बस्टर बम गिराए गए थे। एक बड़ा ऑपरेशन किया गया था अमेरिका की तरफ से। और फरवरी 2026, एक साल बाद लगभग, अमेरिका इजराइल का ईरान पर जॉइंट अटैक और यहां से शुरू हो जाती है जंग। और उस जंग को 40 दिनों तक दुनिया ने देखा है और अब शांति की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इन तमाम धमकियों के बीच। और मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनीष, ट्रंप की धमकियां वैसे तो नई हैं, जो हमने 5 एक नए थ्रेट्स को दिखाया उसमें लगभग वही बातें उसी अंदाज में करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ईरान की तैयारी थोड़ी अलग अलग दिखाई दे रही है। हम पेजेश्कियान को देखते हैं, उनका सडन विजिट इमरजेंसी रूम में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई जगह डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। तीसरी जगह हम अभी भी देख रहे हैं कि बातचीत के नाम पर ईरान जो भी ऑफर कर रहा है, वो ऑफर करते वक्त भी ऐसा लग रहा है ईरान को पता है कि ये ठुकरा दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं भी यही सोच रहा था कि देखिए, राष्ट्रपति पेजेश्कियान दोबारा से जो है सो मेन स्टेज पर आ गए हैं, जबकि आपने देखा था कि किस तरह से नेगोशिएशन के समय संसद के जो स्पीकर थे कालीबाफ, वो और विदेश मंत्री अरागची, वो ईरानियन लीडरशिप के तौर पर पूरी दुनिया के सामने पेश हो रहे थे। तो पेजेश्कियान के सेंट्रल स्टेज पर आने का मतलब यह है कि IRGC ने बहुत हद तक संसद के स्पीकर को अब साइड लाइन कर दिया है। और वैसे भी वो उनसे बहुत खफा थे, क्योंकि जो IRGC चीफ थे अहमद वाहिदी, जनरल वाहिदी का ये मानना था कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने के 40 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और संसद के स्पीकर ने अमेरिकन डेलीगेशन के साथ हाथ मिलाया था, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और उनका मानना था कि ट्रंप के साथ ये मिले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि दोबारा से पेजेश्कियान को अब आप कई और भूमिकाओं में लगातार देखेंगे। तो ये तो बात है IRGC के तरफ से। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ईरान जानबूझकर अलग अलग तरीके से उसी प्रस्ताव को घुमा फिरा कर दे रहा है। और ये भी उनकी एक स्ट्रेटेजी है कि देखिए, ये अलग जो लोग ईरान के सत्ता को 40 साल से इस तरीके से देखते हैं, वो जानते हैं कि वो कैसे अपने लोगों के बीच में कभी कट्टरपंथियों के बीच में एक अपने ही ग्रुप से कुछ लोगों को निकालकर नरमपंथियों को रख देते हैं, ताकि लोगों को लगे कि अच्छा, रिजीम में कुछ नया बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक उसी तरीके से वो नेगोशिएशन में भी इस तरह के दांवपेच आते हैं और उन्हीं दांवपेच का इस वक्त ईरान इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, और वो दांवपेच हर प्रस्ताव में भी नजर आ रहा है। हालांकि तभी ये बात कही जा रही है कि हम बातचीत करेंगे, हम चाहते हैं कि ये स्थिति ना बने, लेकिन अभी भी टेबल पर वो मुद्दे उस तरह से नहीं दिखाई दे रहे जिस तरह से अमेरिका या ट्रंप चाहते हैं, जिस तरह से इजराइल चाहता है। और जो शर्तें ईरान की है वैसा कुछ अमेरिका से भी रेसिप्रोकेट होता अभी नहीं दिखाई दे रहा है। और देखिए, ईरानी सेना के कमांडर का दावा सामने आया है, अमेरिका से फिर हो सकती है जंग। किसी भी जंग के लिए ईरान है तैयार, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। और ईरानी सेना के कमांडर की तरफ से यह दावा किया गया है और कहा गया है कि किसी भी वक्त दोबारा जंग शुरू हो सकती है अमेरिका से। हम
जंग के लिए तैयार है। और ईरानी सेना के कमांडर की बड़ी धमकी भी सामने आई है। दुश्मन के हमले का करारा जवाब देंगे, किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। ईरानी सेना के कमांडर अमीर हतामी का बयान सामने आया है। तो एक तरफ ट्रंप की जंगी ललकार, दूसरी तरफ ईरानी सेना भी है तैयार। देखिए क्या क्या कहा गया है, बयान क्या आए हैं। देखिए खतम अल अंबिया की तरफ से जो कि कमांडर हैं वो क्या कह रहे हैं। ईरान और अमेरिका में फिर से जंग शुरू हो सकती है। ईरान की सेना किसी भी हमले के लिए रेडी है, तैयार है। अमेरिका ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया, यह भी वो अमेरिका पे आरोप लगा रहा है। और अमेरिका ने अपना कोई प्रॉमिस, अभी तक जो कमिटमेंट जो किया था वो पूरा नहीं किया है। ऐसे में जंग के आसार ज्यादा हैं और हम इस जंग के लिए भी तैयार हैं, ये वो दावा कर रहे हैं। अब आमिर हतामी की तरफ से जो कि कमांडर हैं ईरानी सेना के, वो क्या कह रहे हैं। किसी भी खतरे से निपटने के लिए ईरानी सेना है तैयार। ईरानी सेना की ताकत बढ़ाना मौजूदा वक्त की जरूरत है। किसी भी कीमत पर ईरान की संप्रभुता की हम रक्षा करेंगे। और आज ईरान की सेना पहले के मुकाबले काफी मजबूत है। ये कौन कह रहा है? ये हतामी कह रहे हैं। और ये अपने आप में एक मैसेज भी दिया जा रहा है अमेरिका को कि आर्मी के तौर पर हम पूरी तरह से अगले राउंड ऑफ वॉर के लिए रेडी हैं। और देखिए इजरायली फौज की बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। परमाणु कार्यक्रम पर डेडलॉक के बीच ये धमकी आई है। ईरान से यूरेनियम हासिल करना ही होगा, यह आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। ईरान के पास यूरेनियम रह गया तो जंग का मकसद खत्म। लक्ष्य हासिल करने के लिए एक और युद्ध। ये देखिए, ये आईडीएफ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगला राउंड युद्ध का होगा और इसकी जरूरत है, क्योंकि यूरेनियम ईरान के पास रह नहीं सकता। अगर ऐसा हो गया तो इस जंग का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, जिस वजह से इस लड़ाई की शुरुआत की गई थी। तो ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया। 5 संकेत क्या हैं, जरा एक एक करके उस पर भी नजर डालते हैं। देखिए पहला संकेत, पहले संकेत की बात करें तो डील में परमाणु का मुद्दा न होने पर ट्रंप की बड़ी धमकी सामने आई है। और ट्रंप ने कहा कि न चाहते हुए भी ईरान को तबाह कर देंगे। एक पहला संकेत तो यही है, इस बयान में ही छुपा हुआ है। दूसरा संकेत क्या है? ईरान की नई डील में परमाणु का मुद्दा न होने पर आईडीएफ का बयान क्या आया है? ईरान से यूरेनियम नहीं हटा तो पूरी जंग ही बेकार जाएगी, यानी कि सेकेंड राउंड की तैयारी इजराइल भी करके बैठा हुआ है। तीसरा संकेत, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विमानों की मूवमेंट तेज हुई है, इसकी भी खबर आई है, तस्वीरें भी आई हैं। फ्लाइट रडार के मुताबिक दर्जनों यूएस जेट यहां पहुंचे हैं, मूव करते नजर आए हैं। यह तीसरा संकेत है। चौथा संकेत, जर्मनी से 5000 फौज हटाने का ट्रंप ने ऐलान किया है और जर्मनी से हटाकर मिडिल ईस्ट में इनकी तैनाती संभव है। मतलब कि यहां पर डिप्लॉयमेंट को और ज्यादा हैवी करने की तैयारी है। और पांचवा संकेत क्या है? यूएई बहरीन में अमेजॉन का ऑपरेशन बंद हो गया है। पिछली बार के हमलों में अमेजॉन को भारी नुकसान पहुंचा था। तो एक तरीके से इस ऑपरेशन का बंद होना, ऑपरेशनली वहां पर एक्टिव ना होना भी ये संकेत है कि उनको खतरा है जंग का। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, एक चीज तो बहुत साफ है, ईरान कह रहा है सेकंड राउंड के लिए हम तैयार हैं। दूसरी तरफ आईडीएफ की तरफ से भी ये कह दिया गया कि हाँ भाई सेकंड राउंड तो होना ही चाहिए। यूरेनियम का ईरान के पास होना मतलब बेकार है। इस वॉर को हमने किया, इसका कोई मतलब नहीं है। दो पार्टीज इस वॉर की रेडी फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ वॉर, दूसरे दौर के लिए तैयार है। लेबनान से जंग चली रही है, बस अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। संभावनाएं क्यों ऐसे लग रही हैं कि राइटिंग ऑन द वॉल्स, दोनों को पता है कि जंग होनी है, आज हो या 2 दिन बाद हो या 10 दिन बाद हो। ये बात तो बिल्कुल सही है कि देखिए ईरान तैयार है, इजराइल तैयार है और अमेरिका भी तैयार है। बस ट्रंप को फैसला लेना है, केवल एक व्यक्ति को फैसला लेना है। और वो कौन सा दिन है? बस यही है कि उनके जो बिजनेस टीम है और उनके जो दामाद है, पता नहीं उन्होंने किस दिन के नाम से ये दांव लगाया, सट्टा लगाया। क्योंकि अब तो अमेरिका में ये भी चल रहा है, अभी अमेरिका में एक सेना के अधिकारी पर मुकदमा चल रहा है इस बात को लेकर कि उन्होंने ऑपरेशन मादुरो के लिए 4 करोड़ रुपए तक का दाव लगाया था। तो और लगातार ट्रंप के दामाद और ट्रंप की टीम पर यह आरोप लग रहा है कि युद्ध की घोषणा में भी वो पैसे कमा रहे हैं।
तो उन्होंने कोई दिन तय कर रखा होगा, बस उसी दिन का इंतजार है कि किस दिन युद्ध का शंखनाद बजेगा, वरना तैयारी सभी पक्षों ने कर रखी है। और यह भी बात तय लग रही है कि यह युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि किसी भी कीमत पर कोई और विकल्प दिख नहीं रहा है। देखिए, किसी भी कीमत पर इजराइल भी ये मंजूर नहीं करेगा कि ईरान के पास 400 किलो संवर्धित यूरेनियम रहे, क्योंकि यह बात भी सच है कि अगर अगले 2, 4, 6 महीने युद्ध नहीं हुआ तो ईरान के पास परमाणु हथियार बन जाएंगे, और उसके बाद फिर ये ईरान वो ईरान नहीं रहेगा जिसको हमने अभी तक देखा है। लेकिन मनीष, क्या एक तीसरी संभावना भी आप देख पा रहे हैं? एक तो ये कि युद्ध विराम हो जाए, दूसरा ये कि वॉर हो जाए, और तीसरा ये कि ऐसे ही डेडलॉक लंबा चलता रहे। देखिए, ये जो डेडलॉक अभी चल रहा है ये भी एक किस्म का वॉर ही है, जिसमें डिप्लॉयमेंट लगातार किए जा रहे हैं। और बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो ये तक कह रहे हैं कि लगभग ईरान के तट से 100 गज दूर तक हम अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को डिप्लॉय करेंगे। तो आप समझिए कि ये कुल मिलाकर वैसे ही है यानी कि आप कह रहे हैं कि इस डेडलॉक में भी तनाव बढ़ ही रहा है, तनाव कम नहीं हो रहा है, ये टेंशन एस्केलेट ही हो रही है। एस्केलेट होके वो किस लेवल पे जाके फटेगा यही देखना होगा, वो शायद टाइमिंग की बात है, समय का इंतजार होगा। और हमले के खतरे के बीच ईरान की डिप्लोमेसी तेज हो गई है। 7 देशों के विदेश मंत्रियों से अराक्ची की बात, रूसी विदेश मंत्री लावारोव से भी फोन पर बात की है, तुर्की, मिस्र को भी ताजा हालात की जानकारी दी है। देखिए, ईरान की कूटनीति भी इस बीच तेज हो गई है युद्ध के खतरे के बीच। अराक्ची की फोन डिप्लोमेसी क्या है, किससे बात की है, जल्दी से आपको बताते हैं। ये अराक्ची विदेश मंत्री जो कि ईरान के, और उन्होंने एक एक करके कई देशों को फोन घुमाया है। रूस, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, इनके विदेश मंत्रियों से बात की है। इसके अलावा इराक, अजरबैजान और कतर, यहां के विदेश मंत्रियों से भी उन्होंने बात की है। रूस को अपडेट कराया उन्होंने, जो हालात हैं इस वक्त उसके बारे में। रूस जो कि एक प्रमुख सहयोगी ईरान का रहा है और अमेरिका के खिलाफ इस जंग में ईरान का समर्थन एक तरीके से करता रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए कि एक तरफ तनाव बढ़ रहा है, जंग की आशंकाएं बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अपनी डिप्लोमेसी को भी एक्सपीडाइट किया गया है, तेज किया गया है। लगातार इन देशों के साथ संपर्क बनाया गया है। और इस बीच खबर, अराक्ची ने रूस को ईरान का रुख बताया, जंग खत्म करने को लेकर ईरानी पहल की जानकारी दी। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर भी बात की। पहले पुतिन से मिल चुके हैं अराक्ची। और अमेरिकी हमले का खतरा बढ़ा, ईरानी कूटनीति तेज हो गई। देखिए, 7 देशों के विदेश मंत्रियों से अराक्ची ने बात की। अराक्ची ने 7 देशों को ईरान का रुख बताया। अब्बास अराक्ची ने डेडलॉक को लेकर जानकारी दी है, जंग खत्म करने और शांति के उपायों पर भी बातचीत हुई है। बड़ी बात यह है कि पहले रूसी राष्ट्रपति से अराक्ची मिल चुके हैं। हमले के खतरे के बीच मदद ईरान चाहता है, ट्रंप का अड़ियल रवैया सामने लाना चाहता है ईरान। तो लगातार ऐसी कूटनीतिक कोशिशें भी अराक्ची की तरफ से, ईरान की तरफ से की जा रही है। एक और खबर का रुख करेंगे। ईरान ने यूएस को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। देखिए, बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि बड़ा नुकसान हुआ है इस युद्ध में। और सीएनएन की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया, मिडिल ईस्ट में 16 अमेरिकी बेस तबाह हुए थे, कुछ सैन्य ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो देखिए, ईरान युद्ध में अमेरिका के 16 सैन्य बेस तबाह हुए थे। पूरी खबर क्या है इसको आपको समझाते हैं। पहली बात यह कि 40 दिन चले युद्ध में अमेरिका को 16 सैन्य अड्डों पर नुकसान झेलना पड़ा। ये अड्डे क्षतिग्रस्त हुए हैं। सीएनएन की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बड़े नुकसान का दावा किया गया है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए अमेरिकी सैन्य अड्डों के हाई वैल्यू टारगेट ध्वस्त किए थे। अमेरिका का कतर में अल उदैद सैन्य बेस बुरी तरह से तबाह हुआ था। 16 सैन्य अड्डों के रनवे, हैंगर, रडार सिस्टम ये सभी ध्वस्त हुए थे। ये सीएनएन की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बात सामने आई है। बड़ी बात यह है कि 16 मिलिट्री बेस रिपेयर करना अपने आप एक बड़ा खर्च है, बड़ा काम है। यूएस के मिलिट्री वीकनेस इस जो युद्ध में इन हमलों में उजागर हुई है। ईरानी ड्रोन तकनीक यूएस पर भारी पड़ी है। इन हमलों को रोकने में यूएस सफल नहीं रहा, इसी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतने सारे सैन्य ठिकाने ध्वस्त किए गए। और इस बीच ट्रंप ने वॉर पावर कानून को किया खारिज। ट्रंप ने कहा कि यह कानून असंवैधानिक है। दूसरे देशों पर हमले को लेकर बोले ट्रंप, पहले की सरकारों ने भी नहीं ली थी कांग्रेस से मंजूरी, पहले भी इस कानून को असंवैधानिक माना गया।
ये ट्रंप ने कहा है। तो देखिए, ट्रंप का कांग्रेस की परमिशन को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि ये कानून जो है वो असंवैधानिक है। पहले भी लोगों ने परमिशन नहीं ली और जंग जारी रखी है। तो कांग्रेस से मंजूरी पर ट्रंप की बहानेबाजी। क्या कहा गया है? बहाना नंबर 1, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यूएस हित के लिए जरूरी था, यह तर्क ट्रंप की तरफ से दिया जा रहा है। बहाना नंबर 2, सीज फायर लागू, इसलिए अब कोई मंजूरी जरूरी नहीं। बहाना नंबर 3, ईरान से शत्रुता समाप्त, इसलिए मंजूरी जरूरी नहीं। बहाना नंबर 4, मिलिट्री मौजूदगी के बावजूद अभी युद्ध के हालात नहीं हैं। तो देखिए, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। डेडलाइन की बात करें तो युद्ध की शुरुआत के बाद 1 मई को 60 दिन पूरे हो जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा ट्रंप को और प्रस्ताव देना पड़ेगा इस जंग को जारी रखने के लिए। 1973 वॉर पावर रेजोल्यूशन के तहत मंजूरी अनिवार्य है और यूएस राष्ट्रपति की ताकत पर लगाम लगाने का यह कानून है। तैनाती बेहद जरूरी हो तो भी 48 घंटे में बताना होगा। कांग्रेस से मंजूरी नहीं मिली तो 60 दिन में सैन्य वापसी हो जाएगी। 60 दिन से ज्यादा तैनाती पर कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। सैनिकों की सुरक्षा की दलील पर 30 दिन की छूट संभव है। तो देखिए, ये कानून कहता है और इस कानून को एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं ट्रंप और कह रहे हैं कि यह असंवैधानिक है। और सेना बुलाए जाने पर जर्मनी का अमेरिका को जवाब भी सामने आया है। क्या है वो जवाब, आपको बताते हैं। उम्मीद थी अमेरिका ऐसा ही करेगा, रक्षा मंत्री ने कहा है जर्मनी में अमेरिकी सेना की मौजूदगी दोनों देशों के हित में। जर्मनी अपनी सेना का विस्तार करने पर तेजी से काम कर रहा है। तो जो फैसला ट्रंप ने लिया है उस पर जर्मनी की प्रतिक्रिया भी आई है और यह जर्मनी की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी सेनाओं की यहां मौजूदगी दोनों देशों के हित में है। तो जर्मनी से 5000 सैनिक वापस बुलाएगा अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया बुलाने का आदेश। ईरान पर जर्मनी के रुख से ट्रंप नाराज हैं और यही वजह है कि ट्रंप ने यह बड़ा फैसला लिया है। और ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ बढ़ा दिया है। ईयू देशों की कार और ट्रक पर टैरिफ 25% किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, यूरोपीय संघ व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहा। यदि अमेरिकी कारखानों में कारें और ट्रक बनाए जाते हैं तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो देखिए, जर्मनी और ईयू से ट्रंप नाराज चल रहे हैं और क्यों नाराज हैं, क्या एक्शन लिया है उन्होंने, वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से सेना बुलाएगा अमेरिका, ये फैसला लिया गया, ये ऐलान किया गया है। 5000 सैनिक वापस बुलाएगा यूएस, जो कि इस वक्त जर्मनी में डिप्लॉय हैं। 6 से 12 महीनों में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ये भी कहा गया है। जर्मनी को लेकर जर्मनी में करीब 36,000 सैनिक तैनात है, लेकिन धीरे धीरे उन सैनिकों को वापस बुलाने की कोशिश की जाएगी। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बयान से ट्रंप काफी नाराज हैं और उसके बाद से ही ये एक्शन लिया गया है, ये फैसला लिया गया है। अमेरिका के पास अच्छी प्लानिंग नहीं, ये कहा था मर्ज ने और उसके बाद अब देखिए ट्रंप का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। अमेरिका को पता नहीं जंग से कैसे निकले, ये मर्ज ने ट्रंप की लीडरशिप को लेकर कहा था। यूएस को ईरान के सामने अपमानित होना पड़ा, ये भी मर्ज का बयान था। और यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ बढ़ाया। ईयू के केस में देखें तो टैरिफ वाला मामला अभी भी एक पेच बना हुआ है। कार और ट्रक पर 25% टैरिफ लगाने का आदेश ट्रंप ने दिया है। अमेरिका आने वाली कारों पर यह शुल्क लगाया गया है, यानी कि अब और महंगी हो जाएंगी ईयू की कारें। और यूएस में कार ट्रक बनाओ, टैक्स नहीं बढ़ेगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग अगर यूएस के अंदर करते हैं ये देश तो फिर टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। तो एक तरीके से टैरिफ वॉर भी यूरोप के साथ है, ईरान के साथ मिलिट्री वॉर ट्रंप लड़ रहे हैं। कई फ्रंट पर कई तरह की लड़ाइयों में इस वक्त ट्रंप उलझे हुए हैं। और देखिए, हॉर्मुज में यूएस नाकाबंदी से ईरान को नुकसान की खबर है। हॉर्मुज में फंसे हैं 31 ईरानी तेल टैंकर। 53 मिलियन बैरल तेल से लदे हैं 31 टैंकर जो इस वक्त फंसे हुए। यहां पर ब्लॉकेड है यूएस का और इसकी वजह से ईरान को हो रहा है नुकसान। और यूएस नाकेबंदी से ईरान को काफी नुकसान हो रहा है। जी हां, ईरान की बात करें तो 4.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, यह पेंटागन का दावा है। अब तक 40 ईरानी जहाजों को वापस भेजा है।
तेल से लदे 31 ईरानी टैंकर खाड़ी में फंसे हुए हैं। 2 जहाजों को अमेरिका ने जब्त कर लिया है, यह भी दावा किया गया है पेंटागन की तरफ से। और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट एक तरीके से एटम बम है, ईरान का एटम बम है हॉर्मुज, ईरान की तरफ से कहा गया है। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर अली निकजाद का बयान आया है, हॉर्मुज पहले की स्थिति में कभी नहीं लौटेगा, अली निकजाद का बयान। तो देखिए, हॉर्मुज नहीं एटम बम है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और अली निकजाद जो कि डिप्टी स्पीकर है ईरानी संसद के, उन्होंने ये कहा है। क्या कहा है? हॉर्मुज पहले की स्थिति में कभी नहीं लौटेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट कोई अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का प्राकृतिक अधिकार है। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान का परमाणु बम है, यूरेनियम संवर्धन वैज्ञानिकों की क्षमता का प्रतीक है। तो एक तरीके से हॉर्मुज पूरी तरह से वेपनाइज हो गया है और उसकी तुलना परमाणु बम से भी की जा रही है। इस बीच देखिए, खबर आ रही है सामने फाल्टा से। फाल्टा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, टीएमसी समर्थकों पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हंगामा किया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। हंगामे के बाद यहां पर पुलिस पहुंची। टीएमसी समर्थकों पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। फाल्टा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बंगाल में मतदान तो हो गया है, लेकिन कई जगहों पर मतदान कैंसिल भी किया गया। कई बूथ्स जहां पर रीपोलिंग हो रही है वहां पर अभी भी देखिए कई जगह से खबरें आ रही है। फाल्टा से खबर आई, रविशंकर दत्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। क्या हुआ रविशंकर दत्ता फाल्टा पर? एक बार फिर से चूंकि रीपोलिंग कई जगहों पर हो रही है, चूंकि पहले वहां पर दिक्कतें आई थी, कई सारी हिंसा की खबरें आई थी, अब फाल्टा से क्या खबर आ रही है? हंगामा क्यों? रविशंकर दत्ता, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, बताएं। हंगामा क्यों हो रहा है, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं। ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका ये कहना है, पंचायत प्रधान जो है अशरफुल चौंगदार, उन्होंने इनको धमकाया है। क्या हुआ है मामला, इनसे एक बार जान लेते हैं। क्या हुआ है? आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपकी क्या वजह क्या है? ও আমাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ধমকি দিয়ে আসছে, মেরে আসছে। ও ইসলাবিল চকদার। अच्छा, क्या हुआ है थोड़ा हिंदी में बताएं। अरे वो लोग कल से मार रहा है, सुबह से। इजराइल चौधर कल सुबह से मार रहा है इधर। इजराइल चौधर इधर घर है, इधर लोग का प्रधान है, इधर का प्रधान है। कल से सुबह से मार रहा है, बच्चा लोग को बोला काट के फेंक देगा। अभी पुलिस कल बोला जो 12 घंटे में अरेस्ट कर लेगा, 12 घंटा बोला, आज फिर 2 घंटा, अभी 3 घंटा हो गया, अभी तक अरेस्ट नहीं किया। और हम लोग को धमकी दे रहे, रात को फोन करके जा रहे हैं, हम लोग घर में जाके मारेगा घुस के। आप लोगों को भी धमकी दिया है? हाँ, सबको धमकी दिया है। अच्छा, क्या बोला गया? सबको धमकी दिया है, बाड़ी जाकर, इसलिए सब यहाँ पर जोट बंध रहा है। अच्छा, ठीक है, चलिए यहाँ पे महिला कुछ है, उनसे थोड़ा बात करते हैं, देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे कुछ महिला हैं जो कि यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। क्या हुआ है दीदी, क्या हुआ है थोड़ा बताएं। आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? कल मेरे पति मेरे बच्चे को लाने के लिए लाया था, तो उसको वो कोई पार्टी नहीं करता है, मगर उसको मेरे पति मेरे 10:40 को मेरे बच्चे को स्कूल छुट्टी था, तो उसको लाने के लिए लाया, तो उसको यूं ही आकर रोड पर मारने लगे। यूं ही कोई बात नहीं किया, तू बीजेपी करता है, कोई पार्टी नहीं करता है मेरे पति, फिर भी उसे यूं ही मार दिया। और आज भी बोला है कि 4 तारीख को तुझे काट कर रख दूंगी। अच्छा, क्या हुआ है? आप लोगों को क्या कहा है? हमारे घर पर हमला हुआ है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो कई सारी रविशंकर दत्ता हम सुन पा रहे हैं शिकायतें हैं यहाँ पर लोगों की, जिसकी वजह से ये हंगामा हुआ है। चूंकि पुनर्मतदान कई जगहों पर हो रहा है, ऐसे में यहाँ सुरक्षा भी के इंतजाम भी दोबारा से रिव्यू करके किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर दत्ता हमसे जुड़ने के लिए।